अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। मैं हूं सिद्रा इकबाल। उम्मीद करते हैं कि आपका दिन बखैरियत शुरू हुआ होगा। और सबसे पहले मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत जुम्मे की मुबारकबाद। आज जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं, और ये बड़ा इंटरेस्टिंग एक फिनोमेना है कि पूरी दुनिया में जेंडर इक्वालिटी का जब जिक्र होता है या वुमेन एम्पावरमेंट का जिक्र होता है, तो हम जेंडर रोल्स को बीच में ले आते हैं। हम कहते हैं कि दोनों जिनसों की जो साख्त है वो बड़ी मुख्तलिफ है, उनके जो रोल है सोसाइटी में वो इसी बुनियाद पे डिफ़ाइन किया गया है। मर्द की जितनी फ़िज़िकल ताकत शायद एक औरत में नहीं है, और इस बात पे भी लोग डिबेट करते हैं, कहते हैं नहीं जी मुशक्क़त का काम ख़वातीन भी करती हैं। लेकिन ज़्यादा अहम ये है कि जब हम इक्वालिटी का जिक्र करते हैं, हम बेसिकली अपॉर्चुनिटीज़ की बात कर रहे हैं। यानी ये देखना और ये जानना बहुत अहम है कि आपके पास जो अपॉर्चुनिटीज़ आज मौजूद हैं या आप जितना काम करते हैं, क्या उतनी ही उजरत आप घर ले जा पाते हैं। आज पूरी दुनिया में यानी 18 सितंबर को वर्ल्ड इक्वल पे डे के तमाम तनाज़ुर में मनाया जाता है। ये एक ऐसा दिन है जिसमें बार बार ये बात की जाती है कि पे गैप दुनिया में बहुत ज़्यादा है। इस वक्त इसके अगर इंटरनेशनल नंबर्स की तरफ देखा जाए तो ये तकरीबन 23% पे फॉल करता है। इससे मुराद ये है कि दुनिया में अगर आम तासुर एक एवरेज आउट किया जाए तो मर्दों का $1 कमाना इज़ इक्वल टू कि एक खातून 77 सेंट कमाती है, यानी 23% कमी है इसमें। और आप ये समझ सकते हैं कि वही काम उतनी ही मुशक्क़त के बावजूद इक्वल उजरत ना मिलना एक तरह से आपको वल्नरेबल बनाता है, आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को कम करता है। इसके अलावा इस दिन की क्या अहमियत है और हम किन इश्यूज़ को ये हाईलाइट करता है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। कमाती हैं, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक खवातीन को मर्दों से कम मुआवजा दिया जाता है। खवातीन और मर्दों के दरमियान गुर्बत, अदम मसावात, वसाइल और मौके तक रसाई में पाए जाने वाले नुकसानात की वजह से सनफी मसावात खवातीन व लड़कियों को बाख्तियार बनाने का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। अगरचे मर्दों और खवातीन के लिए यकसा तनख्वाह की वसी पैमाने पर तायद की गई है, लेकिन अमली तौर पर इसका इतलाक मुश्किल हो गया है। जी जनाब, आप देख सकते हैं कि जो 23% का जेंडर पे गैप है, यानी ख़वातीन को कम उजरत मिलना, कम तनख्वाह मिलना, ये किसी छोटे तबके का सिर्फ ब्लू कॉलर जॉब्स का मसला नहीं है। आप इसको वर्ल्ड ओवर दे सकते हैं। आपने देखा होगा कि दुनिया की सबसे पावरफुल इंडस्ट्रीज़ जो आपका और मेरा नज़रिया बनाती हैं, पर्सपेक्टिव को शेप अप करती हैं, वहाँ पर भी ऐसे इशूज़ आते हैं। बड़े बड़े नेटवर्क्स जी, जिसमें अमेरिका के न्यूज़ नेटवर्क का शुमार किया जाता है, यूरोप के न्यूज़ नेटवर्क का शुमार किया जाता है, और उसमें बात ये हो रही है कि एक खातून न्यूज़ एंकर को मर्द न्यूज़ एंकर के बराबर तनख्वाह नहीं दी जाती। बहुत सारी ख़वातीन ने बड़े बड़े लंबे और बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रोफेशनल करियर्स के बाद अपनी फील्ड को छोड़ा है इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि यही मसाइल हॉलीवुड और बॉलीवुड में भी नज़र आते हैं। यानी एक मेगा बजट की मूवी अगर बनाई जाती है तो एक इसके ऊपर सर्वे भी किया गया हॉलीवुड में कि जो ख़वातीन हैं, जो ख़वातीन लीड होती है, तो तकरीबन उनका काम एक जैसा ही होता है, उनका नाम भी उतना ही अहम है इन मूवीज़ को चलाने के लिए। लेकिन इसके बावजूद हम देख सकते हैं कि बहुत सारे लोग ये कर नहीं पाते। अनदर थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपने देखा हो टर्किश ड्रामा सीरियल मेरा सुल्तान, आपको याद होगा, उसके अंदर भी द वेरी फेमस कैरेक्टर जो सबको पाकिस्तान में बहुत पसंद आया था, हुरम का किरदार, वो एक्ट्रेस भी आपने आगे के सीजन जब देखे इस सीरियल को, इस सीरीज़ को, इस सीज़न को छोड़ के चली गई थी, और वहाँ पे भी तनाज़ा यही बना था। कहा जाता है अगर हम इसी रेट पर चलते रहे तो आप देख सकते हैं कि इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट। यहाँ तक कि कुछ सर्वेस कहते हैं कि 257 ईयर्स लगेंगे, यानी 250 साल तकरीबन लगेंगे इस पे गैप को ख़त्म करने के लिए, कम करने के लिए। चलते हैं जी एक और इशू की तरफ जो कुछ अरसे पहले तक हमें लगता था कि इतना अहम नहीं है, मिसाल के तौर पे क्लाइमेट चेंज। इसके बारे में अभी गुफ्तगू करते हुए प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने क्या कहा है एक कॉन्फ्रेंस में। लेट्स टेक अ लुक एट दिस। And we hear now from the leader of a country facing a mounting water crisis as climate change causes extremely severe and more frequent droughts. The Prime Minister of Pakistan. Some 20 years ago, if we spoke about climate change, we were normally met with cynicism, skepticism, even ridicule. But today, anyone can see that climate change is for real. Record temperatures in Siberia, ice melting on the poles, temperatures in Europe unprecedented, fires ravaging Australia, California,
cyclones, hurricanes. If the world does not take notice now, I'm afraid we will be endangering our future generations. We in Pakistan realized about a decade ago that the glaciers that feed our rivers, the glaciers and the mountains that feed our rivers, the rivers that feed our population, the glaciers were melting at a much faster rate. So when my government came to power some 7 years ago in one of the provinces in KP, we set ourselves the target of planting 1 billion trees. We achieved that target. And then when my party came into power in the center, in the federal government, we have set ourselves a target of planting 10 billion trees. I really feel that this is the time for the world to come together and fight climate change. प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने एक नहीं कई इंटरनेशनल फोरम्स में माहौलियाती तब्दीली पे एम्फसाइज़ किया है और उसकी एक बड़ी वजह ये भी है कि जैसे कि इस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियन वर्ल्ड समिट के इंट्रोडक्शन में जब उनका तारुफ कराया जा रहा था तो ये बड़ा क्लियरली बड़े वाज़े अंदाज में कहा गया कि पाकिस्तान का शुमार उन ममालिक में होता है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज़्यादा मुतासर होंगे। हालिया बारिशें और इसके अलावा जो मुख्तलिफ हीट वेव्स हैं, कभी बारिश का बहुत ज़्यादा होना, कभी बारिश का बिल्कुल ना होना, हमारी वल्नरेबिलिटी का हमें एहसास दिलाता है कि हम किस कदर इस वक्त एक नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। इसके बारे में काम तो बहुत पहले करना चाहिए था, बट बीइंग अ डेवलपिंग कंट्रीज़ हमारे पास महदूद वसाइल हैं, तो इंटरनेशनल हर फोरम में इस इशू को उठाना, इसके बारे में एक कमराडरी बिल्ड करना, इसके लिए रिसोर्सेज को इकट्ठा करना, ये भी ज़रूरत वक्त है। और हमें उम्मीद है कि इस तरह के हर फोरम पर बात करना कि जी 20 साल पहले की ये बातें मज़ह का खेज़ लगती थी, उस वक्त भी हमारे मसाइल हेल्थ से रिलेटेड, एजुकेशन से रिलेटेड, हमारे लोगों के रोज़गार से रिलेटेड होते थे। लेकिन अब हम एक ऐसे दहाने पर आ गए हैं कि इनके साथ साथ माहौलियाती तब्दीली हमारी तरजीहात में होनी चाहिए, वरना ऐसा ना हो कि फौरी हल के लिए, फौरी मुश्किलात को ख़त्म करने के लिए, रोज़गार प्रोवाइड करने के लिए हम ऐसे फ़ैसले लें जो हमारे माहौल को मज़ीद नुकसान पहुँचाएं। इसके बारे में सोचिए, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो ज़रा FATF बिल के बारे में बात करेंगे कि इसके ऊपर जो खुशी मनाई जा रही है, यानी मौजूदा हुकूमत कहती है कि बड़ा अहम था ये करना, इसका इम्पैक्ट हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। आपको बताते चलें कि लॉ मेकिंग के हवाले से हमने देखा कि पार्लियामेंट में काफ़ी गहमा गहमी थी, हंगामा आराई थी, लेकिन हुकूमत वक्त की ये काविश रही है और इसको अपनी बड़ी अचीवमेंट मानते हैं कि 8 बिल्स हैव बिन पास। कई लोगों ने इस पर भी सवाल उठाया कि जी ये पार्लियामेंट होती ही कानून साजी के लिए, लेकिन आपसी चपकलिश की वजह से, कभी नेशनल असम्बली को इतनी ज़्यादा अहमियत ना देना, पार्लियामेंट के सेशंस अटेंड ना करना, तो जो असल काम है वो खटाई में पड़ जाता है। इसलिए ये 8 बिलों का पास होना बड़ा अहम था। लेकिन दूसरी तरफ हम अपोजिशन की तरफ देखते हैं जो मानते हैं कि जी नंबर गेम्स उनके मुखालिफ थे। एक तरह से जो पार्लियामेंट का किरदार है, जो उसकी अहमियत और एहतराम है, वो मजरूह हुआ है विद द वे दीज बिल्स हैव बिन पास्ड। अब ज़रा इन बिल्स का जायज़ा ले लेते हैं, आपको बताएं कि FATF बिल्स के क्या मुहर्रकात हो सकते हैं, क्या इम्पैक्ट हो सकता है। 3 FATF रिलेटेड बिल्स जो कि एक नेशनल कंसेंसस रखता है। हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान FATF की ब्लैक लिस्ट में ना जाए। इस वक्त हम ग्रे लिस्ट में हैं, वाइट लिस्ट में कैसे जाएंगे, उसके लिए बहुत अहम चीज़ें हमें करनी पड़ेंगी। मिसाल के तौर पे हम अक्सर बात करते हैं कि IMF जो हमें मईशत और इक़्तिसादी सूरत हाल पे सजेस्ट करता है, कहते हैं जी आपको अपना टैक्स टू GDP रेशो बेहतर करना है, आपकी टैक्स कलेक्शन अच्छी नहीं है, इसके अलावा ट्रांसपेरेंसी लेके आएँ, मनी लॉन्ड्रिंग के वाक़यात को और चीज़ों को कम किया जाए। तो ये जो 3 बिल्स आउट ऑफ द 8 हैं वो FATF रिलेटेड हैं। कंसेंसस इस बात पे है, कोई नहीं चाहता कि पाकिस्तान खुदा न खासा ब्लैक लिस्ट हो जाए, लेकिन जो कानून साजी है बहरहाल उसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आप जानते हैं कि दोनों बड़ी अपोजिशन जमातें NAB के हवाले से अपने तहफ़्फ़ुज़ात रखती हैं। FATF में अब क्या हुआ है जी, 3 बिल्स जो रिलेटेड हैं, एक है जी एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल,
दूसरा एंटी टेररिज्म एक्ट एंड तीसरा इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वक्फ प्रॉपर्टीज बिल 2020। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग में खासतौर पे क्लॉज 8 और 9 की बात हो रही है, जिसमें एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को 60 दिन की मुद्दत तक एक ऐसे इख्तियारात दिए जाते हैं जिसके ऊपर भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है या जिस पे भी इल्ज़ाम लगा है उसके तमाम तर रिकॉर्ड्स को देखा जा सकता है। अंडर कवर ऑपरेशन तरीके से उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। उसके तमाम मवासलाती जो आपसी बातचीत है, जो उसके लिंक्स हैं, उनको सर्च किया जा सकता है। दैट्स अ लॉट ऑफ अनब्रिडल्ड पावर। इसके ऊपर बहरहाल जी मिस यूज़ होने के भी इम्कानात हैं एंड दैट्स एग्जैक्टली वेयर द ऑपोजिशन द नैरेटिव। अब ज़रा बात करते हैं और देखते हैं कि ओवरऑल तनाजुर में हर कानून में ये गुंजाइश मौजूद होती है कि उसको मिस यूज़ किया जा सकता है। क्या गदकन लगाई जा सकती है, किस तरह इसको ट्रांसपेरेंट बना सकते हैं, इस पर बात करने के लिए पाकिस्तान सोशल पॉलिसी एनालिस्ट एंड डेवलपमेंट हमारे साथ मौजूद हैं जनाब आबिद क़य्यूम सुलैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम आबिद साहब। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। आबिद साहब, हमने देखा कि अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, आप एज एन एक्सपर्ट बताइए कि जब आप इसके क्लॉज देखते हैं कि आपको कोई इसमें ऐसी बात लगी जहां आपको लगता है कि इस कानून को, इस बिल को मिसयूज़ किया जा सकता है? देखिए, वो तो पोटेंशियल जो है किसी भी कानून को मिसयूज़ करने का, वो तो हमेशा मौजूद रहता है। असल चीज़ ये थी कि इस वक्त पाकिस्तान के पास टाइम लाइन जो है वो टाइम मार्जिन वो बहुत थोड़ा है। ये सितंबर अक्टूबर का जो फाटक प्लेनरी है, वहाँ पे हमें साबित करना है कि जो 27 एक्शन पॉइंट शुरू में हमें दिए गए थे, उनमें से 14 पे इम्प्लीमेंट जो है कर चुके थे और जो बाकी रह गए थे वाक़यातन पाकिस्तान जो है उस पर काम कर रहा है। नाज़रीन के लिए मैं सिर्फ ये बताता चलूँ कि जब कोई मुल्क जो ब्लैक लिस्ट में जाता है तो उसका मतलब ये होता है कि उसके कवानीन में या इस तरह के सुकून मौजूद हैं कि वहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग हो सकती है या वहाँ से दहशत गर्दी की मुआवनत हो सकती है। यकीनन पाकिस्तान में इस तरह की कुछ अनासर होंगे, लेकिन क्योंकि हमारी इकॉनमी बेसिकली अनडॉक्यूमेंटेड और इनफॉर्मल रही है और उसकी वजह से भी पाकिस्तान जो है वो अक्सर तनकीद की जद में आता था कि आपके यहाँ आप बैंक में जाएं, कैश पे ड्रॉ करने की कोई लिमिट नहीं है, आप घर लेना चाह रहे हैं, गाड़ी लेना चाह रहे हैं, कुछ भी लेना चाह रहे हैं, आप बैग में कैश ले जाएं और उसको नकद ले सकते हैं। तो उन सारी चीज़ों को इम्प्रूव करने के लिए हुकूमत को कानून साजी की ज़रूरत थी। इसमें से कुछ कवानीन जो है वो तो पहले बन गए। अब ये वाली प्लेनरी के लिए जो कवानीन बनने थे और जिसपे हमने देखा कि हुकूमत और अपोजिशन जो है उनमें एक टग ऑफ वार का सिलसिला भी जारी था और एक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाना पड़ा। अपोजिशन को अगर मैं देखता हूँ तो उनके 2-3 वैलिड इसमें कंसर्न्स बनते हैं। अपोजिशन काफ़ी अरसे से नैब की इम्पार्शियलिटी को पे क्वेश्चन कर रही है कि उनके नज़दीक नैब जो है वो एक आज़ाद और खुद मुख्तार अदारा नहीं रहा है। ये अपोजिशन का व्यू है। और चूँकि इस बिल में जो इन्वेस्टिगेशन जो अदारे मिलकर करेंगे उसमें बाकी इदारों के अलावा FIA और जो सिक्योरिटी एजेंसीज, उसके अलावा और फ्रॉड मॉनिटरिंग यूनिट स्टेट बैंक का, उसके अलावा नैब का अजीज भी शामिल है। और इस वक्त आप देखें तो कुछ अपोजिशन रहनुमाओं पे मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम भी हैं। इसी तरीके से इसमें ये बात भी शामिल है कि अक्यूज़र जो है उसको साबित करना है कि उसने जुर्म नहीं किया। इस्तगासा जो है वो ये साबित नहीं कर रहा होगा और अपोजिशन को इस चीज़ पे भी यानी ये तो वही बात हो गई कि गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट। आप इस्तगासा आप पे इल्ज़ाम लगा सकती है, उसको बैकअप करने के लिए उनके पास हो सकता है मफरूज़े हों, बड़ी कोई एक ऐसी टिप हो जिसमें कॉन्क्रीट आपके पास सबूत मौजूद ना हो, लेकिन फिर अक्यूज्ड पे ये जिम्मेदारी आ जाती है कि वो अपने आप को इस इल्ज़ाम से बरी ज़िम्मा होने के लिए वो सबूत प्रोवाइड करें। आबिद साहब, एक सवाल आपसे करना चाहूँगी कि बिकॉज योर वर्क allows you to compare the policies of all other countries as well. हमारे खित्ते में और दुनिया भर में जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग बिल्स बने हैं उससे अगर इस बिल को कंपेयर किया जाए तो हम कहाँ खड़े हैं? ये ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, ज़्यादा पावर्स देता है या दूसरे ममालिक हमसे आगे हैं? देखिए, अगर हम फॉर एग्जांपल जब अभी आपने जो बात की थी कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, तो अगर आप वेस्ट में देखते हैं तो वहाँ पे पूरे शवाहद के साथ मुकदमा जो है वो बनाया जाता है और तभी चार्ज किया जाता है। अब यही पावर जब आप इस बिल में देते हैं और कहते हैं कि 60 दिन के लिए आप मेरे तमाम कंप्यूटर और मेरे टेलीफोन कॉल्स और बैंकिंग रिकॉर्ड अंडर कवर ऑपरेशन करके
मेरे बारे में तमाम तहकीकात कर सकते हैं। तो पाकिस्तान जैसे मुल्क में यहाँ पे कि इन चीज़ों को मिसयूज किया जा सकता है, वहाँ पे खदशात तो बहरहाल जन्म लेंगे। अगर मैं इसको इंग्लैंड के साथ कंपेयर करता हूँ तो इंग्लैंड में तो ये बहुत कॉमन प्रैक्टिस है कि वहाँ पे आप उस वक्त तक किसी को चार्ज कर ही नहीं सकते जब तक इस्तगासा जो है वो अंडर कवर ऑपरेशन करके एक एक चीज़ का पूरा सबूत ना ले आए, और उसके बाद फिर चार्ज करने से पहले कोर्ट में उसको पूरी तफसील बताई जाती है और उसको बताया जाता है कि एक्स या बी पर्सन के खिलाफ ये शवाहिद जो हैं जो मौजूद हैं और वो अंडर कवर ऑपरेशन के जरिए ही हासिल होते हैं। अब पाकिस्तान में क्योंकि इस तरह की चीज़ें फर्स्ट टाइम की जा रही होंगी या अगर की जाती हैं तो उनको बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से इस्तेमाल नहीं किया जाता, उनका सिलेक्टेड एप्लीकेशन होती है, और जब सिलेक्टेड एप्लीकेशन होगी तो वहाँ पे लोग जो हैं उनके जो रिजर्वेशन है वो एक और चीज़ जो मैं पर्सपेक्टिव और पब्लिक नैरेटिव के हवाले से आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या आपको लगता है कि अपोजिशन जमातें अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं नैब के हवाले से उसको एक इफ़ेक्टिव अंदाज में बयान कर पाती हैं, यानी उनका जो बयानिया है उसमें अक्सर ये बात होती है, आप देखें कि नैब को बुरा भला कहा जाता है। हाल ही में हमने देखा कि पब्लिक सपोर्ट दिखाएगी कि नैब के ऊपर पथराव तक हो रहा है, लेकिन कभी भी अपने ऊपर लगे इल्ज़ामात पे वो ज़्यादा क्लैरिटी नहीं दे पाते। वो कहते हैं जी उसके सबूत हमने दे दिया, कोई इल्ज़ाम प्रूव नहीं हुआ, या फिर ये सवाल किया जाता है कि नैब की जो कार्रवाई है वो सिलेक्टिव है, इसमें कहीं ना कहीं पॉलिटिकल वेंडेटा की बू आ रही है। कहते हैं कि जी आप इस वक्त जो हुकूमत वक्त में भी कई लोग हैं उन पे भी केस चलने चाहिए, उनकी भी फाइलें खुलनी चाहिए। आप समझते हैं कि जो अपोजिशन का बयानिया है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात को सही तरीके से बयान कर पाते हैं लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से? देखिए इस वक्त मुल्क जो है जिस तरह की पोलिटिकल पोलराइजेशन में चल रहा है, वहाँ पे जो लोग हुकूमत के सपोर्टर हैं वो हुकूमत को हर चीज़ पे सपोर्ट करेंगे, जो लोग अपोजिशन के सपोर्टर हैं वो अपोजिशन को हर सूरत में सपोर्ट कर रहे होंगे। जो पोलराइजेशन जो है ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अपोजिशन का बयानिया अपोजिशन के फॉलोअर्स को तो मुतमईन करने के लिए काफ़ी है, हुकूमत का बयानिया हुकूमती फॉलोअर्स को मुतमईन करने के लिए काफ़ी है। हमारे यहाँ वो जो स्विंग वोटर्स थे उनकी तादाद में काफ़ी कमी आती जा रही है, या वो शायद इन चीज़ों में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की हिस्ट्री को देखते हैं तो कोई भी हुकूमत हो, ये तो PTI हुकूमत है, लेकिन हमें ये भी याद है कि पीपल्स पार्टी और PMLN के दौर में भी इसी तरीके से होता था, बल्कि जो एक रेडको के साथ थे PMLN की एक हुकूमत में जिन्होंने पीपल्स पार्टी पे एहतसाब के बेशुमार केसेस जो थे वो बनाए थे। इसी तरीके से जो मुख्तलिफ गैर जमहूरी हुकूमतें थीं वो भी जमहूरी ताकतों को उन पर प्रेशराइज करने के लिए एहतसाब का नारा लगाती थी। जनरल अयूब खान के ज़माने में एब्डो का जो कानून था वो इसी तरह से पॉलिटिशियंस को स्प्रेस करने के लिए लाया गया था। तो जो पाकिस्तान की हिस्ट्री को आप देखते हैं तो उसके तनाज़ुर में हर अपोजिशन जो है उसका ये एक वैलिड कंसर्न होता है कि ये इस तरह के जो एहतसाब है इससे सिलेक्टेड अकाउंटेबिलिटी हो रही है। आखिरी सवाल सॉरी आपसे करना चाहूँगी, वक्त मेरे पास कम है, मुझे बताइए कि हुकूमत वक्त का जो बयानिया है, आप देखें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पूरी पॉलिटिक्स एंटी करप्शन, एहतसाब, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के बयानिए पे आगे बढ़ रही थी। क्या आप समझते हैं कि 2 साल की गवर्नमेंट के बाद इस बयाने को मज़ीद तक़वियत मिली है, या लोग अब भी ये सवाल कर रहे हैं कि आपने कहा था कि पावर में आने के बाद करप्शन का इख्तिताम होगा, इन चीज़ों को खुल के आवाम के सामने लाया जाएगा, इनको सज़ा दिलाई जाएगी, मुल्क का पैसा जो लूटा गया वो वापस लाया जाएगा, उसमें तो कोई खातिर ख्वाह इनको कामयाबी नहीं हुई है। आप क्या समझते हैं? मेरे ख्याल इस पर ताला अदालतें भी यही बात कर रही हैं, और ये हुकूमत की नाकामी नहीं, ये शायद हमारी इन्वेस्टिगेशन की नाकामी है। हमारे पास वाइट कॉलर क्राइम का फोरेंसिक ऑडिट करने की सलाहियतें मुझे नहीं लगता कि किसी अदारे में है, और नैब में यहाँ ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आबिद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। आप नहीं समझते कि ये हुकूमत की अदालतें भी इस वक्त यही सवाल कर रही हैं कि शायद इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स को जो हमारे पास वसाइल मौजूद होते हैं उसको मज़ीद स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब हम बात करते हैं ज़रा न्यूरो डाइवर्सिटी पे। हम अक्सर ये कहते हैं कि हमारा एजुकेशन का निज़ाम एक कुकी कटर की तरह नहीं हो सकता।
हर बच्चा मुख्तलिफ है और ये आपको कोई भी वालिदैन भी बता सकते हैं। अगर घर में एक ही तरह के माहौल में एक ही ख़ानदान के बच्चे जब एक जैसा एक्ट नहीं करते, उनमें अलग अलग रवैये होते हैं, पसंद नापसंद फ़र्क होती है, सलाहियतें फ़र्क होती हैं, तो फिर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल सवाल इस वक्त ये है कि क्या हमारा एजुकेशन का निज़ाम, इनको ग्रूम और ट्रेन करने का निज़ाम एक जैसा होना चाहिए। और फिर ये भी कि हर पर्सनालिटी डिफरेंस को, हर जहन की जो अफजाइश है उसकी सलाहियतों के डिफरेंस को हम मेंटल इनकेपेबिलिटी नहीं कह सकते, हम उसको किसी मेंटल डिसऑर्डर का नाम नहीं दे सकते। न्यूरो डाइवर्सिटी का मतलब है कि हमारा न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू, हमारा न्यूरोलॉजिकल सिस्टम एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसका मतलब है हमारी सोशबिलिटी, यानी हम इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट हैं, हमारी लर्निंग की कैपेसिटी, किसी चीज़ पे फोकस करने की कैपेसिटी, किसी चीज़ को अटेंशन देने की कैपेसिटी। कोई बच्चा क्रिएटिविटी में अच्छा है, रंगों के साथ अच्छा है, कोई स्पेशल एनर्जी में अच्छा है, स्पोर्ट्स ज़्यादा बेहतर खेल सकता है, या फिर जो आपका मेंटल फंक्शन, इवन आपका मूड, कोई कितना कॉन्फिडेंट फील करता है, कोई कितना शाय है, ये सब और सब आपके न्यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पे डिपेंड करता है। तो इस न्यूरो डाइवर्सिटी को, यानी हम में जो अलग अलग रंग हैं, शेड्स हैं, इसको हमारा तालीमी निज़ाम और हमारी सोसाइटी किस हद तक एक्सेप्ट कर पाती है, इस पे आज बात करेंगे। इसी हवाले से जी, न्यूरो डाइवर्सिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट अराउंड द वर्ल्ड। पाकिस्तान में भी अब हम देखते हैं कि इसका एक फेसबुक ग्रुप है, एंड आई वाज रियली हैप्पी टू सी दिस डाइवर्सिटी कमिंग इनटू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ चिल्ड्रंस इशू ऑफ लर्निंग कैपेबिलिटी। हमारे साथ मौजूद हैं जी तूबा कैसर, जो कि एडमिन हैं टीम न्यूरो डाइवर्सिटी के। यू कैन फाइंड देम ऑन फेसबुक। अस्सलाम वालेकुम तूबा। थैंक यू सो मच तूबा। बिल्कुल ठीक ठाक, एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू हैव टेकन दिस इनिशिएटिव। मुझे पहले थोड़ा अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइएगा कि आपका इंटरेस्ट न्यूरो डाइवर्सिटी में कैसे हुआ, एंड हाउ यू सॉ द अपॉर्चुनिटी फॉर सच अ ग्रुप इन पाकिस्तान। सिद्रा, पहले तो मैं इससे स्टार्ट करना चाहूँगी कि थैंक यू फॉर आपने जिस तरीके से न्यूरो डाइवर्सिटी को अभी एक्सप्लेन किया, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट माय मोटो इज। थैंक यू फॉर एक्सप्लेनिंग मी विद सच अ रिस्पेक्ट एंड विद सच ईज। आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो अब इसके पीछे मेरा मोटो, मैं खुद एक साइकोलॉजिस्ट हूँ, और जब मैं साइकोलॉजी पढ़ रही थी तब मुझे अंदाजा नहीं था कि मैं कभी चाइल्ड साइकोलॉजी में भी इंटरेस्ट इतना लूंगी, बट I was blessed with a son and he is diagnosed on spectrum. He is autistic. So that made me तो थोड़ा सा मैं इस तरफ मेरा रुझान हुआ कि मैं इन बच्चों पे काम करूं। ये बच्चे, इनकी जो कैपेबिलिटीज हैं, इनकी जो सलाहियत हैं, वो मैं सतह पे लेके आऊं, क्योंकि इन बेचारों को सिर्फ ये बोला जाता है कि ये क्या नहीं कर सकते, मगर ये जो कुछ कर सकते हैं उस पर बात नहीं होती, उसका इनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जाता। और एज अ माँ जो मैंने स्ट्रगल किया है, उसके बाद मैंने सोचा, क्योंकि फिर मुझसे हर कोई पूछता रहता था, तूबा तुमने ये कैसे किया, तुमने ये कैसे किया, तो मैंने सोचा व्हाई नॉट आई शुड क्रिएट अ फेसबुक ग्रुप, एक सेफ एनवायरनमेंट फॉर पेरेंट्स, जिनको मैं ये गाइड कर सकूं कि आप कैसे अपने बच्चों को सही तरीके से, सही अवेयरनेस के साथ, सही लोगों से मैं उनको कनेक्ट कर सकूं, ताकि उनका टाइम वेस्ट ना हो, बच्चों को सही लोगों तक पहुंचा सकूं। बिल्कुल। तूबा, मुझे सबसे अच्छी बात आपके नैरेटिव में ये लगी जब आपने कहा कि इन बच्चों को हम शुरू से बताते हैं कि ये क्या नहीं कर सकते, और पेरेंट्स को भी इसी तरह बताया जाता है। जब खुदा ना खासा आपके बच्चे में कोई इस तरह की डाइवर्सिटी या कंडीशन या सिचुएशन डायग्नोस होती है, तो सबसे पहले कहते हैं ये बच्चा ये नहीं कर पाएगा, अपने माइलस्टोन्स नहीं पा पाएगा, इसमें इसको मुश्किलात होंगी। आई थिंक जिस तरह हम कहते हैं कि हर जो बैटल होती है पहले आप अपने जहन में जीतते हैं, आपने पहले ही कदगन लगा दी, तो आपने एक तरह से उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस, बहुत सारे रास्ते और दरवाजे बंद कर दिए। मुझे ये बताइए, इसको अनलर्न करने के लिए पेरेंट्स और टीचर्स और हमारा सिस्टम क्या कर सकता है? क्योंकि किसी भी बच्चे को बड़ा आसान है जाविये से देखना कि इसकी डायग्नोसिस ये है तो इसका मतलब है ये चीज़ें नहीं कर सकता। हाउ शुड वी फिक्स द फोकस, यानी हम अपना पर्सपेक्टिव कैसे शिफ्ट करें टुवर्ड्स द थिंग्स दैट दिस चाइल्ड कैन डू? सबसे पहले तो सिद्रा, जो चीज़ मैंने एज अ माँ, एज अ साइकोलॉजिस्ट बदली, वो ये कि हमने पहले तो इनको एक्सेप्ट करना है एज हु दे आर। ठीक है। हमने इनको ये नहीं देखना कि ये ऑटिस्टिक है, ये ADHD है, इसको एक लर्निंग डिसेबिलिटी है। इसमें ये एक इंसान है जिसको अल्लाह ने ऐसे बनाया है। हमने ये देखना है कि हम इसको कैसे इसके पोटेंशियल तक इसको पहुंचा सकते हैं, हम कैसे इसको थोड़ा बता सकते हैं, कि ना कि हम लोग क्या करते हैं कि हम अपनी दुनिया में उनको लाने की कोशिश करते हैं, बट वी नीड टू एंटर इनटू देयर वर्ल्ड। एंड सिद्रा, एज अ मदर, व्हेन आई एंटर्ड इनटू माय सन्स वर्ल्ड, आई डोंट वांट टू कम आउट ऑफ इट। वो इतनी खूबसूरत दुनिया है, वो इतनी पॉजिटिव दुनिया है,
कि मैं उससे बाहर नहीं आना चाहती। सही। तो मेरे बेटे ने मुझे ये सिखाया। तो मैं ये चाहती हूँ कि पेरेंट्स ये समझते हैं ना कि मेरे बच्चे में ये कमी है, वो बोलता नहीं है, कि जैसे मेरा बेटा भी अब तक नॉन वर्बल है, हम ये बोलते रहते हैं वो बोलते नहीं, हमारी सोसाइटी के हिसाब से बोलना इज नॉर्मल। मेरा ये मानना है कि वो हमसे बात करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं तो वो उनकी गलती नहीं है, हमने अपना नजरिया बदलना है, हमने। और इस चीज में टीचर्स, एजुकेटर्स, पेरेंट्स अगर उनको एक्सेप्ट कर लेना और उनको पता चल जाता है, और जब उनको पता चलेगा दे आर गोना ब्लॉसम। Absolutely, and we want all the kids to blossom irrespective of their ability level and their their diversity. मुझे एक बात बताइए, now I'm drawing upon your experience not just as a mother but as an expert. अभी आपने जिक्र किया कि आपका बेटा भी इस वक्त नॉन वर्बल है। तुबा, क्योंकि मैं ये इशू बहुत रेगुलरली उठाती हूँ तो मैं ये जानना चाहती हूँ फॉर पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग, फॉर माई ओन अंडरस्टैंडिंग, कि अगर कोई बच्चा नॉन वर्बल हो तो क्या हम, कुछ लोग कहते हैं कि आप उसकी जो एक कहना चाहिए कि माइलस्टोन डिलेड है, आप उसको मज़ीद जो ना अपने शेल में बंद कर देते हैं अगर आप उस पर एम्फसाइज ना करें कि वो लफ्ज़ सीखे, इनफैक्ट आप उसको साइन लैंग्वेज सिखाना शुरू कर देते हैं। ऑन दी अदर हैंड देयर आर पेरेंट्स एंड देयर इज़ अ स्कूल ऑफ थॉट जो बिलीव करता है कि अगर आप उनको साइन लैंग्वेज या कोई और तरीका कम्युनिकेट करने का सिखाते हैं तो उनका गुस्सा, अग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन कम हो जाती है बिकॉज वो अपनी बात आपको समझा पाते हैं। व्हाट ऑफ द टू अप्रोचेस डू यू अग्री विद? क्या आपको लगता है कि नॉन वर्बल को फौरी तौर पे साइन लैंग्वेज से उससे बात करना शुरू कर दें, या पेरेंट्स कोशिश करते रहे, एम्फसाइज करते रहे और उनको एक्चुअल लैंग्वेज की तरफ ही लेके जाएं? देखिए, इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन ऑल्सो। ये एक बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है। आप एक माँ बाप हैं, वो समझ सकते हैं कि जैसे कुछ बच्चे हैं जो ऑटिस्टिक होते हैं, वो आपकी आई कांटेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो वो देख नहीं पाते हैं। अब अगर मैं उनको साइन लैंग्वेज सिखाना चाहूँ, वो देख ही नहीं रहे हैं, वो कैसे सीखेंगे? तो वो उनकी फ्रस्ट्रेशन एक्चुअली बढ़ा देगी। साइन लैंग्वेज के अलावा जैसे मैंने अपने बेटे को, क्योंकि ये लोग बहुत अच्छे विजुअल लर्नर्स होते हैं, एक दफा इफ दे हैव सीन एनीथिंग दे विल नॉट फॉरगेट इट। तो मैंने अपने बेटे को विजुअल लर्नर बनाया। ही कैन कम्युनिकेट मी थ्रू पिक्चर्स। उसको कोई चीज चाहिए होती है तो पिक्चर्स के थ्रू मुझे बताता है। व्हेनेवर ही गिव्स मी दैट पिक्चर आई से दैट वर्ड आउट लाउड, तो वो ना उसको एसोसिएट कर लेता है। एंड सम टाइम्स वो इमिटेट भी करने की कोशिश करता है। मैं उसको पुश नहीं करती, मैं नहीं कहती कि बोलो बोलो, मैं बोलती नहीं हूँ। मैं सिर्फ उसको ये आवा, जब मुझे तस्वीर लाके देते हैं, मुझे जूस की पिक्चर लाके दी, मैं जूस बहुत एक्साइटिंग वे में बोल दूंगी ताकि वो हर दफा ये एसोसिएट कर सके कि इसका मतलब है जूस। मैं उसको ये नहीं बोलती कि जब तक तुम बोलोगे नहीं मैं दूंगी नहीं। ये मेरा टारगेट है, बट इनडायरेक्टली आई एम नॉट पुशिंग हिम, इनडायरेक्टली आई एम गिविंग हिम द फ्रीडम टू एक्सप्रेस एंड लेटिंग हिम नो कि ये क्या है, ये क्या चीज है। और हर बच्चा अपने पेस पे सीखता है। इसी तरह यहाँ पे ना पेरेंट्स क्या करते हैं कि वो अपने थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, स्पीच थेरेपिस्ट के पास हो गए या बिहेवियर थेरेपिस्ट के पास, और वो कहते हैं आप हमें ये बताएं हमारे बच्चा ठीक कितने दिन में हो जाएगा, बोलने कितने दिन में लग जाएगा, 3 महीने हो गए, प्रोग्रेस नहीं हुई। हम ये कोई घोड़े तो है नहीं कि हम रेस में दौड़ा रहे हैं। और हम जैसे कहते हैं कि हीलिंग में और आपकी इस तरह की ट्रेनिंग में वक्त लगता है। लेकिन आखिरी सवाल तुबा आपसे करना चाहूँगी, बिकॉज यू आर अ बिग एडवोकेट ऑफ न्यूरो डाइवर्सिटी। हम बड़ी क्लासरूम्स या सिस्टम में चेंज की बात तो सिस्टमेटिकली आ ही जाएगा, लेकिन घरों में अगर एक बच्चे को, एक बहन या भाई को कोई लर्निंग कंडीशन है उसके साथ और उसके लिए मुश्किलात हैं, पेरेंट्स अक्सर फ्रस्ट्रेट इसलिए होते हैं कि अगर उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं तो बाकी बच्चे इग्नोर हो जाते हैं, बाकी बच्चों को जो हमारा एक रूटीन तरीका है उस तरह बड़ा कर रहे होते हैं तो वो बच्चा इग्नोर हो जाता है। ये बैलेंस कैसे क्रिएट करें पेरेंट्स? देखिए, सबसे पहले तो सिद्रा मुझे लगता है कि मैं समझती हूँ अल्लाह ने जिन माँ बाप को ऐसे बच्चे दिए हैं, अल्लाह ने भरोसा किया है आप पे इतना कि आप इन प्यारी जान का ज्यादा ख्याल रख सकते हैं। बिल्कुल। तो पहले तो इसको इस पर्सपेक्टिव से देखें कि अल्लाह की हर इंसान एक अमानत है, ये ज्यादा खास अमानत है। सही। और अल्लाह ने आप पे ट्रस्ट किया है कि आप इसका ख्याल रखें ना। आपके 3 बच्चे हैं, उनमें से एक है जो उसके ऊपर आपको ज्यादा टेंशन देनी पड़ रही है। मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही खुशनसीबी है। इंक्लूजन का कॉन्सेप्ट आपके सबसे पहले लाइफ में कोई भी कंडीशन हो उसको एक ब्लेसिंग समझिए। थैंक यू सो मच तुबा फॉर बीइंग हियर विद अस। फॉर मोर डिटेल्स, फॉर गेटिंग मोर सपोर्ट, प्लीज लॉग ऑन टू टीम न्यूरो डाइवर्सिटी फेसबुक ग्रुप। तुबा आपको डायरेक्टली भी गाइड कर सकती हैं, बट इट्स अ वंडरफुल इनिशिएटिव। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट यू फॉर दैट। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वील बी राइट बैक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। फ्राइडे का दिन, आज सोचा थोड़ी सी इनवर्ड रिफ्लेक्शन हो जाए। वैसे भी वीकेंड आता है, वीकेंड पे पहले हम लोग आउट करते थे कि जी पिकनिक पे जाएंगे, दोस्तों से मिलेंगे, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके कोई मील ऑर्डर करेंगे। बट नाउ थिंग्स आर डिफरेंट बिकॉज ऑफ कोविड। वी आर स्टिल सॉर्ट ऑफ गेटिंग यूज्ड टू ऑफ स्टेपिंग आउट एंड मीटिंग विद पीपल। आहिस्ता आहिस्ता द वर्ल्ड दैट वी न्यू ऑफ, हम उसकी तरफ वापस जा रहे हैं, जहाँ हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में जिक्र करते हैं। हम कहते हैं जी रोज़गार के मौके कम हो गए हैं, हम कहते हैं कि जी डर है अभी भी इस बीमारी का, एंजाइटी है, डिप्रेशन है। एक एरिया जिसको हम इग्नोर करते हैं कि जब 5-6 महीने हम बाहर नहीं जा सके तो हमारा सोशल मीडिया यूसेज कितना बढ़ गया है। हमारा वर्क फ्रॉम होम की वजह से हमने जूम मीटिंग्स का इस्तेमाल किया, जब हम बोर हुए तो हमने नेटफ्लिक्स की तरफ देखा। आपको ज़रा बताते हैं कि साल 2020 जो कि ज़्यादातर ऐसी कोविड की नज़र हो गया, आई डोंट नो विजुअल अभी कितनी देर में आता है, लेकिन मैं आपको पहले नंबर्स के तौर पर बताती हूँ। हर एक मिनट में, हर गुजरते हुए 1 मिनट में साल 2020 में ऑनलाइन यानी इंटरनेट पे क्या हो रहा है। सबसे पहले जो हमारे बड़े वेल नोन 1444 आवर्स ऑफ वीडियो ये यानी यूज़र स्ट्रीम कर रहे होते हैं, वीडियोस देख रहे होते हैं हर 1 मिनट में। इंस्टाग्राम पे तकरीबन 3.5 लाख पोस्ट होती है हर मिनट। यूट्यूब पे तकरीबन हर मिनट 500 घंटा आप अपलोड कर चुके होते हैं। ट्विटर में अगर बात की जाए तो 319 न्यू यूज़र्स इसको ऐड ऑन कर चुके होते हैं। फेसबुक पे तकरीबन 1.5 लाख मैसेजेस पर मिनट एक्सचेंज होते हैं और लिंक्डइन पे तकरीबन 70,000 जॉब्स पोस्ट की जाती हैं। इसके अलावा अमेज़ॉन की अगर बात की जाए तो हर तकरीबन 7,000 के करीब पैकेजेस शिप कर दिए जाते हैं हर मिनट। और सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग व्हाट्सएप की अगर बात की जाए तो 41 लाख मैसेजेस चेंज करते हैं, यानी 41 लाख मैसेजेस हर मिनट बैक एंड फोर्थ होते हैं। और इसके अलावा अगर रुपए की मद में अगर बात करें हम तो $1 लाख यूज़र्स हर मिनट ऑनलाइन खर्च कर चुके होते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ हम साल 2020 की बात कर रहे हैं। अगर आप लोकल कंपनी से भी पूछेंगे, लोकल टिकटॉकर से, व्हाट्सएप यूज़र्स से, वो भी आपको इसी तरह के नंबर्स देंगे। लेकिन द एडिक्शन इज़ वेरी रियल। अब सोचना ये है कि आने वाले वक्तों में क्या हम इस रियल दुनिया में ज़्यादा रहना पसंद करेंगे या अपनी सोशल मीडिया की दुनिया पे, और ख़ास तौर पे इसके हमारी नफ्सियाती हालात पे, हमारी इमोशनल वेलबींग पे, हमारी साइकोलॉजी पे क्या असरात मुरतब हो रहे हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप भी हमारे कॉल्स पे हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नीलम नाज, जो कि ऑफकोर्स माहिर नफ्सियात हैं। अस्सलाम वालेकुम नीलम, क्या हाल चाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड। आप देखें जनाब, नंबर्स कितने स्टार्टलिंग हैं। वेरी शॉक्ड, मतलब जो डिटेल्स आपने बताई, वेरी शॉक्ड। आई न्यू कि ये चीज़ें बढ़ी हैं डेफिनेटली, क्योंकि कोविड के दौरान हम सारे, इनफैक्ट इनिशियली जब कोविड हुआ था तो हम लोगों को इनकरेज कर रहे थे कि आप सोशल मीडिया की तरफ आएँ, राइट। जो ओल्डर जनरेशन थी जो कि डिप्रेशन का शिकार हो रही थी, जो कि उस तरीके से लोगों से नहीं मिल पा रही थी, हम एक्चुअली उनको इनकरेज कर रहे थे कि आप सीखें और आप उसकी तरफ आएँ। बट वी डिडंट नो कि इसका इम्पैक्ट इतना स्ट्रांगली आएगा। जब आप इन नंबर्स को 1 मिनट के तनाजुर में देखते हैं ना कि 1 मिनट में 41 लाख मैसेजेस गोइंग बैक एंड फोर्थ, इट्स स्कैरी, राइट। अच्छा जी, मुझे बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया जो स्टडीज़ हैं, जो एक्टिविटी है, उसमें काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं एंड ही इज़ वेरी वोकल अबाउट इट एज़ वेल। हमारे साथ मौजूद हैं उसामा खिलजी। अस्सलाम वालेकुम उसामा। Thank you so much for joining me this morning as well। तो आप दोनों से पूछेंगे कि खुसूसन अगर पाकिस्तान के साल 2020 में बात की जाए, ये 6 माह का जो स्मार्ट लॉकडाउन था उसमें सोशल मीडिया हमारा इस्तेमाल बहुत बड़ा है। नीलम, बट क्या कहेंगी, कुछ जो ट्रेंड्स हमारे सामने आ रहे हैं ना, दे आर लिटरली शॉकिंग। कल परसों हमने एक ख़बर देखी कि बड़े रेगुलरली, यानी काफ़ी पॉपुलर टिकटॉक कपल है, और उन्होंने फेक किया कि वन ऑफ द पीपल, यानी द हस्बैंड हैज़ डाइड एंड इमीडिएटली द वाइफ केम ऑन टिकटॉक and she made a video to announce it। क्या कहोगी? देखिए, जब हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, राइट, सोशल मीडिया किसी भी तरीके का होता है, सो इट्स वर्चुअल, इट्स नॉट इन द प्रेजेंट। तो यहाँ पर प्रॉब्लम ये आता है कि हम रियलिटी से और फैंटेसी से डिस्क्रिमिनेट करने में प्रॉब्लम कर रहे होते हैं, ठीक है। हमें एहसास नहीं रहता है कि हम ये जो एक्ट्स कर रहे हैं, ठीक है, अगर हम वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, वेदर इट्स ऑन सॉन्ग्स, वेदर इट्स ऑन अदर थिंग्स, सो दैट्स नॉट नेचुरल, राइट। वो हम इस वक्त नहीं कर रहे होते, हम रोल प्ले कर रहे होते हैं। और वो रोल प्ले करते करते कब हम उस हकीकत और उस फैंटेसी की लाइन को क्रॉस कर जाते हैं, राइट। और हमारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनका इम्पैक्ट लोगों पे एक्चुअली कितना स्ट्रांगली जाएगा, हम उस चीज़ को रियलाइज़ नहीं कर पाते। हाउ डिस्कनेक्टेड, लाइक
अब मुझे नहीं समझ आया, मैंने बहुत इसके ऊपर सोच विचार भी किया, लेकिन एक कपल अगर है एंड इफ़ यू फाइंड आउट दैट योर पार्टनर, योर स्पाउस हैज़ डाइड इन एन एक्सीडेंट, तो नॉर्मल रिएक्शन ये है कि आप खोज में लगेंगे, आप परेशान होंगे, आप उसके घर में लाने का या आप वहाँ पहुँचने का इंतज़ाम करेंगे। बट इट्स एब्सोल्युटली अब्सर्ड कि आप अपना फ़ोन उठा के उसके ऊपर एक वीडियो बनाने लगें या लोगों को बताने की कोशिश करें। हाउ रियल इज़ दिस सोशल मीडिया वर्ल्ड फॉर अस कि हम अपनी हकीकी दुनिया को भूल गए? देखिए, इसमें दूसरी चीज़ भी ये है कि जब हमने लोगों को इनिशियली इनकरेज किया कि आप सोशल मीडिया के थ्रू लोगों से कनेक्ट करें, सोशलाइज़ करें, क्योंकि इन पर्सन सोशलाइजेशन पॉसिबल नहीं थी। अब हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि अगर इस तरीके के एपिसोड्स हमारे सामने आ रहे हैं, दैट मीन्स कि लोगों ने अपना सोशल कॉन्टैक्ट इतना ज़्यादा बढ़ा लिया है वर्चुअली कि जब उनको कंफर्ट की ज़रूरत होती है तो वो अपने आसपास नहीं जाते, वो इनफैक्ट सोशल मीडिया की तरफ जाते हैं। ज़ाहिर है इट्स अ स्ट्रेसफुल मोमेंट, राइट? किसी के लिए भी उनके पार्टनर को लूज़ करना या यू नो व्हाटएवर अदर स्ट्रेसेस यू गोइंग थ्रू, लेकिन अगर मेरे जहन में सबसे पहले ये सोर्स आता है कि नहीं, आई शुड टॉक अबाउट इट ऑन द मीडिया, दैट मीन्स कि वहाँ से मैं अपना कंफर्ट ढूंढती हूँ, वहाँ से मुझे लगता है कि मुझे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिल सकती है, लोगों का सपोर्ट मिल सकता है, राइट? बट द प्रॉब्लम इज इट एक्चुअली हाउ इट इज़? क्या वाकई ऐसा होता है? सोशल मीडिया क्या इतनी सेफ प्लेस है? एब्सोल्युटली। और हैव वी स्टार्टेड टू परफॉर्म? जैसे आप एक छोटे बच्चे को आदत डाल देते हैं कि उसने अगर कोई पोएम सीख ली है और उसको अब तारीफ सुननी है या उसको कोई चीज़ चाहिए तो वो सबके सामने आके दे स्टार्ट एक्टिंग क्यूट। इसी तरह क्या आप सोशल मीडिया पे जाके एक्टिंग तो नहीं कर रहे? दैट्स गोना बी अ बिग क्वेश्चन। उसामा, आप कैसे देखते हैं? आई वांट टू आस्क यू अनदर क्वेश्चन। मुझे ये बताइए कि अब हमारी जो विजिलेंस है और चीज़ों को लोगों के सामने रखने की जो एक ख्वाहिश है वो इस हद तक बढ़ गई है कि हम कहीं कोई नाइंसाफ़ी देखते हैं, नाइंसाफ़ी छोड़िए, कोई ऐसी चीज़ जो हमें लगता है कि एक तमाशा बनी हुई है, लोग अगर सड़क पे लड़ रहे हैं, कोई और बात हो गई, किसी चोर को पकड़ लिया उसको पीट रहे हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई भी मसला हो गया, यहाँ तक कि खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट में कोई शख्स मर भी गया है तो उसकी मदद करने से पहले लोग उसकी वीडियो बनाते हैं और फिर वो वीडियो वायरल हो जाती है। ये हमारे किस किस्म के सोशल मीडिया एटीट्यूड और बिहेवियर की तरफ पॉइंट आउट कर रहा है आपके ख्याल में? जी, अगर आप देखें सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरह आपने कहा बहुत ज़्यादा डिले हो रहा है, लेकिन इसमें एक ये बात भी है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग जो है आपकी रियल टाइम होती है सोशल मीडिया। तो अगर आप ट्विटर पे जाते हैं और आप एक रोड का नाम डालते हैं तो अक्सर आपको मिलेगा कि अच्छा इस वक्त जो है कश्मीर हाईवे पे क्या हो रहा है या इस वक्त लाहौर के मॉल रोड पे क्या हो रहा है, पीपल आर ट्वीटिंग। तो मेरे ख्याल से इसका ये फायदा है कि आपको एक रियल टाइम अपडेट्स मिलते हैं जो अदरवाइज हमें नहीं मिलती थी। आपको किसी रेडियो स्टेशन में ट्यून इन करना पड़ता था और इफ यू आर लकी तो जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन आपको मिल जाए। बट उसामा, दैट्स वेरी नाइव। यानी आप ये कह रहे हो कि हमें रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल रही है। हाउ ऑथेंटिक इज दैट इंफॉर्मेशन इज अ बिग क्वेश्चन मार्क। क्योंकि अगर मैं इस वक्त ऑनलाइन कोई भी प्रोडक्ट खरीदना चाहती हूँ तो जहाँ मुझे उसके 10 अच्छे रिव्यूज मिलेंगे, 10 बहुत ही बुरे रिव्यूज भी मिलेंगे, तो फिर how do I believe कि which one is authentic and which one is the true one? It's human nature and human perceptions are very subjective. तो एक बंदे को जो चीज़ पसंद आती है दूसरे बंदे को बुरी लगती है। वही जो रियल वर्ल्ड ह्यूमन इंटरेक्शन है वो आपको इंटरनेट पर भी मिलती है। तो सोशल मीडिया पे भी some people like a certain movie, some people don't like a certain movie। कुछ लोगों को एक चीज पसंद है, कुछ को नहीं पसंद। तो मेरे ख्याल से सोशल मीडिया that's again very oversimplified। क्या आप वाकई इसको कंपेयर कर सकते हैं? Is it comparable to human interaction? Yes, it is. No, Osama, but think about it. I can push up my opinion to be on top. मेरे सर्च पे डिपेंड करता है। अगर मैं सर्च करूँ एक बड़े न्यूट्रल अंदाज में, लेकिन पहली 10 जो ऑप्टिमाइज या सबसे ज्यादा व्यूड साइट्स हैं वो उसको बैश कर रही हैं, तो फिर मेरा ओपिनियन भी काफी क्लूड हो जाएगा। तो हाउ इसमें आपको जरूरत है आप स्किल सीखें, राइट? हमें जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल करने का तरीका अगर कोई सही तरह गाइड करे या इंटरनेट को सर्च करने का तरीका गाइड करे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको हर किस्म के व्यूज नजर आएंगे। आप किस तरह सारे यार, आई एम सरप्राइज्ड यू आर सेइंग दिस ओसामा। अभी तो पूरी दुनिया, वॉशिंगटन पोस्ट ने इसको कर दिया। मिसाल के तौर पे इंडिया में सबने कहा कि फेसबुक हैड बीन पुशिंग बीजेपी, देयर इज अ पर्टिकुलर सेंटिमेंट दैट इज बीइंग पुश्ड आउट टू यू। यही इल्जामात अमेरिका में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे लग रहे हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि हमें इस्तेमाल नहीं करना आता?
जब आप इंटरनेट पे जाती हैं तो आपको हर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी के व्यू नजर आते हैं ना, वो आप पे नहीं आ रहे। दैट्स द क्वेश्चन। सोशल मीडिया इज पुशिंग। अगर आप डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी यार कम ऑन। अच्छा तो आर यू सेइंग कि वॉशिंगटन पोस्ट में जो पोस्ट किया है कि एक पर्टिकुलर पार्टीज को, पर्टिकुलर एजेंडास को पुश किया जा रहा है, नैरेटिव बकायदा बिल्ड किया जा रहा है, आप कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा? हो रहा है, लेकिन मैं कह रहा हूँ हर कोई अपना नैरेटिव पुश कर रहा है, सिर्फ एक पार्टी उसको नहीं पुश कर रही। एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू लुक एट। दैट इज द होल आर्गुमेंट। हम चलते हैं एक ब्रेक की तरफ। विल ब्रश इट अप ऑफलाइन एज वेल, क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त वॉशिंगटन न्यूज ने न्यूज ब्रेक की है कि इंडिया में मोदी सरकार का आना सिर्फ और सिर्फ पब्लिक ओपिनियन पे नहीं है। पब्लिक ओपिनियन को आप स्वे कर सकते हैं। यही इल्जाम ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पे भी लगे थे कि सोशल मीडिया पे आप किसकी कैंपेन किस तरह देखते हैं, कितनी दफा देखते हैं, ये सब चीजें इस वक्त कंट्रोल की जा सकती हैं। इसका मैकेनिज्म है। हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक। सोशल मीडिया से हम एडिक्टेड हैं। इट्स चेंजिंग आवर बिहेवियर। हमारे समाजी रवैये, हमारे इनफरादी रवैये, हर चीज़ बदल रही है। ब्रेक पे जाने से पहले हम सियासत के हवाले से बात कर रहे थे। आपको बताते चलें कि दुनिया की बड़ी बड़ी गवर्नमेंट्स और डेमोक्रेसीज़ पे, रियासतों पे ये इल्ज़ाम लग रहा है कि वो नैरेटिव को कंट्रोल कर रहे हैं और बड़े इंटरनेशनल सोशल मीडिया ग्रुप्स को इसमें कोई मेरे ख्याल में उन्होंने कोई रोक टोक नहीं रखी है। ये बात खुसूसी तौर पर फेसबुक की इंडिया में प्रेजेंस के बारे में की जाती है कि 290 मिलियन इनके यूज़र्स मौजूद हैं और वो एक ख़ास पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडा को पुश करते हैं। यहाँ तक कि इसी ग्रुप का ओन करता हुआ व्हाट्सएप ग्रुप कई टेररिज्म अटैक्स, ख़ास तौर पे जो मुस्लिम कार्नेज फरवरी के महीने में देखी गई, उसको भी व्हाट्सएप पे प्लान किया गया था। बट दैट्स अ डिस्कशन फॉर अनदर शो। कमिंग बैक टू कि हमारी अपनी एडिक्शन को मोनेटाइज किया जा सकता है या नहीं, और हमारी पर्सनल लाइफ में, हमारी फैमिली लाइफ पे इसका क्या असर पड़ रहा है। नज़रियात बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको बताते चलें कि हमारे साथ अली अब्बास भी मौजूद हैं, who's an advisor on communication, PR and social media to a number of academic institutions as well as channels. तो अली, thank you for joining me this morning. मुझे बताइए कि ये जितना नाइव दिखा रहे हैं हम, या हम जितना इसको ओवर सिंप्लीफाई करते हैं कि भाई सब मौजूद हैं, सबके लिए इक्वल प्लेइंग ग्राउंड है, आपका क्या नज़रिया है? क्या वाकई सोशल मीडिया, ऑनलाइन कॉन्वर्जेशन, डिस्कोर्स इतना ही न्यूट्रल और लेवल प्लेइंग फील्ड है सबके लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। थैंक यू सिद्रा। जितना सिंपल नज़र आ रहा है सिद्रा, ये उतना नहीं है। लोगों को इंसानों से निकाल के कंज्यूमर बनाया जा रहा है, क्योंकि अगर 5-6 लोग किसी इंटेलेक्चुअल डिस्कोर्स पे 2 घंटे गुजारते हैं तो इन कंपनियों को बड़ी तकलीफ हो जाती है, क्योंकि वो जो 2 घंटे जो हमारा आई बॉल है, वो ये चाहते हैं कि हमारा जो आई बॉल है वो इंटरनेट पे रहे, ताकि वो अपना एजेंडा को प्रमोट कर सकें और अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकें। इसीलिए आप गौर करें, कहीं भी कोई कैंपेन आज तक लॉन्च नहीं हुई कि आप सादगी से जिंदगी गुजारें। कहीं भी ये कैंपेन लॉन्च नहीं होती कि आप अपने रिश्तेदारों से और अपने दोस्त अहबाब के साथ वक्त गुजारें। मेरे पास सिद्रा इस वक्त जो सबसे बड़े जो लोग आते हैं अपना मसला लेकर, इस वक्त जो सबसे बड़ा मसला मेरे पास आ रहा है, वो लोग कहते हैं कि वी आर स्ट्रेस्ड, लेकिन मुझे नहीं पता कि मैं क्यों स्ट्रेस्ड हूँ। तो जब मैं उनकी लाइफ को, उनकी पर्सनैलिटी को एनालाइज करता हूँ और उनसे पूछता हूँ आपके कितने फ्रेंड्स हैं, तो वो कहती हैं या कहता है कि मेरे 5000 फ्रेंड्स जो हैं वो फेसबुक पे हैं, लेकिन नेचुरली इन रियल कोई फ्रेंड नहीं होता, क्योंकि जो इंटरनेट है ये एक 1 वे ट्रैफिक है। ये जो 1 वे ट्रैफिक है ये आप में एंजाइटी और स्ट्रेस क्रिएट करता है। और एक रिसर्च बता दूं आपको, जब हम जमाने में पहले लोगों के घरों में जाया करते थे तो पूछते थे कि आपके चाचा का क्या हाल है, आपके फूफा का क्या हाल है, आपकी अम्मी का क्या हाल है। आज जाते ही हम पूछते हैं कि आपके घर में क्या वाईफाई है, और हमारी जो लाइफ का जो प्लेजर और हैप्पीनेस है वो कमेंट्स और व्यूज तक महदूद हो गया है। अच्छा, होल्ड दैट थॉट, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपने बात की है कि ये जो बाकायदा इस पे भी मैंने कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे कि सोशल मीडिया में एवरीथिंग इज़ वेरी वेल प्लान। नीलम, मुझे बताइएगा कि देयर इज़ दैट इंसेंटिव, अगर नोटिफिकेशन आता है और उसका एक पॉप अप बबल है लाल रंग का, लोग कहते हैं कि इसका भी एक इम्पैक्ट है मेरी बॉडी में। नीलम, आपके ख्याल में नफ्सियाती पहलू से जब हमारे प्लेजर सर्किट्स इतनी दफ़ा हाईलाइट होते हैं, एक हमने कमेंट पढ़ा, हमें लाइक मिली,
हमारे लिए लोगों ने इंगेजमेंट अगर कोई हुई, इसका लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट क्या है मेरी पर्सनालिटी पे, हमारे रवैयों पर? देखिए, अगर हम बात करें तो जब एक कोई बच्चा होता है या कोई भी, तो उसकी एक बेसिक नीड होती है कि उसको अटेंशन मिले, उसको अप्रूवल मिले अपने एनवायरनमेंट का, राइट। और हम ये इन पर्सन देने की कोशिश करते हैं, इसीलिए जब बच्चा होता है तो वी ट्राई टू प्रोवाइड देम अ प्राइमरी केयर गिवर जो उनके पास हर वक्त हो, उनको हम सोशलाइज करवाते हैं। लेकिन अगर हम सोशल मीडिया की तरफ आ जाते हैं, ठीक है, या हमने क्योंकि टाइम ऐसा हो गया कि उसकी कंजम्पशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो वही अटेंशन और जो अप्रूवल है उनको अपने इर्द गिर्द लोगों से ज़्यादा उस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, राइट। इट्स वेरी नेचुरल कि अगर मेरी किसी पिक्चर पे 700 लाइक्स आएंगे और किसी पिक्चर पे मेरे 7 लाइक्स आएंगे, तो ऑटोमेटिकली मुझे अपनी फर्स्ट वाली पिक्चर ज़्यादा पसंद आने लगेगी, बिकॉज इट्स मोर एक्सेप्टेड एंड मोर वैल्यूड। तो हमने जो क्राइटेरिया है एक्सेप्टेंस वैल्यू का वो चेंज कर दिया है, फ्रॉम कि मेरे सामने कोई बैठा और मुझे कॉम्प्लीमेंट दे तो आई बी लाइक ओके इट्स गॉन इन एन इंस्टेंट। लेकिन अगर वो ऑनलाइन मीडियम पे स्टोर्ड है, राइट, वहाँ पे तो वो मैं बार बार देख सकती हूँ, मैं लोगों को भी दिखा सकती हूँ कि वहाँ पे रुकता नहीं है ना नीलम। अगर आपको 700 लाइक्स मिली हैं तो अगली दफा आपको 800 लाइक्स चाहिए। दिस इज वेरी नेचुरल, क्योंकि हमारी डिजायर्स बढ़ती हैं, राइट, हमारी डिजायर्स बढ़ती हैं और इसी तरीके से हमारी हैबिट्स फॉर्म होती हैं, हमारी आदत होती है। या एडिक्शन की तरफ अगर हम बात करें तो वो किस तरीके से होती है कि हमें जब एक सर्टेन लेवल ऑफ प्लेजर उस एक्टिविटी से मिल जाता है, उसके बाद हमारी डिमांड बढ़ जाती है कि नहीं, वही वाला प्लेजर अटेन करने के लिए मुझे और ज़्यादा वही वाली चीज़ चाहिए, राइट। तो जिस तरह कोई फिजिकल एडिक्शन है, उसी तरीके से एक इमोशनल एडिक्शन बन जाती है फॉर वैलिडेशन एंड अप्रूवल। कि पहले मुझे जो 700 लाइक्स पे मैं एक पूरा दिन खुश होती थी, अब मुझे वो शायद 7000 लाइक्स चाहिए टू फील दैट लेवल ऑफ हैप्पीनेस। अच्छा, एक और इसमें जो ट्रेंड मुझे नज़र आता है उसामा, ये आपकी तरफ लेके आऊँगी कि जो यंगस्टर्स हैं दे डू अ लॉट ऑफ प्लेटफॉर्म हॉपिंग। यानी अगर लोग कहते हैं कि आपकी उम्र का अंदाज़ा लगाना हो तो ये देखना चाहिए कि आप सोशल मीडिया के किस फॉर्म पे, किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। क्या ये भी हमारी पर्सनालिटी के डिफरेंसेस को हाईलाइट कर रहा है? और ख़ास तौर पे यंगस्टर्स थोड़े दिनों के लिए स्नैपचैट्स हैं, स्नैपचैट से फिर वो ग्रेजुएट करके टिकटॉक पे चले गए, टिकटॉक के बाद मे बी दिल फाइंड अनदर थिंग। ये किस तरफ को पॉइंट आउट कर रहा है आपके ख्याल में? जी बिल्कुल, आपने कि डिफरेंट जनरेशंस आपको फॉर एग्जांपल आजकल जो है द यंगेस्ट पॉपुलेशन वो सबसे ज़्यादा टिकटॉक पर मौजूद हैं। उससे जो थोड़े बड़े हैं वो फिर इंस्टाग्राम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और ट्विटर पे फिर आपकी जो है लिटिल ओल्डर आपका एवरेज आ जाता है, लेकिन अभी यंग लोग भी आ रहे हैं बिकॉज इट्स मोर डिस्कशन ओरिएंटेड। और फिर फेसबुक पे देयर इज अ मिक्स ऑफ पीपल, लेकिन जो ओल्डर जनरेशन है वो ज़्यादा एक्टिव है। लेकिन ये जो आप कह रहे हो कि डिस्कशन ओरिएंटेड, मुझे तो बड़े अजीबो गरीब हैशटैग्स नज़र आते हैं ट्विटर पे जो अनफॉर्चुनेटली हम ट्रेंड भी करा देते हैं। यानी अगर हम पाकिस्तान के टॉप मोस्ट ट्रेंडिंग हैशटैग्स देखें, उसमें कोई पते की कोई इंटेलिजेंट बात नहीं होती, कई दफ़ा तो उसमें अब्यूजिव लैंग्वेज इस्तेमाल हो रही होती है। बिल्कुल, हेट स्पीच बहुत ज़्यादा बड़ा मसला है सोशल मीडिया के ऊपर। और दूसरा जो है डिस इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप किसी के बारे में कोई गलत खबर जो है ज़्यादा, स्पेशली जो पॉलिटिकल स्पीच होती है और रिलीजियस स्पीच होती है, वो हम देखते हैं बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है और उस पर टारगेट भी किया जाता है। तो हमने पिछले कुछ दिनों में देखा है कि इससे हेट कैंपेन चल रहे हैं लोगों के खिलाफ और फिरकों के खिलाफ भी, जो हमें ट्रेंड करते हुए नजर आते हैं। और मेरे ख्याल से जो सोशल मीडिया तहफ़्फ़ुज़ को बहुत सख्त ज़रूरत है, पूरी दुनिया भर में इशू है that they take action against particular hate speeches की वजह से incitement to violence बहुत है। अच्छा, ये एक बड़ा अहम मोड़ है हमारे डिस्कशन में, क्योंकि देखिए जहाँ हम एडिक्शन की बात करते हैं, अगर आप इतनी रेडिली जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, फेसबुक पे है, इंस्टाग्राम पे, अगर आप उसको हकीकत मानकर, सच मानकर एब्जॉर्ब कर रहे हैं, देन दैट इज़ पोजिंग अ ग्रेट डेंजर ऑफ रेडिकलाइजेशन। यानी हमने अपने माशरे में अगर देखा है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब वायलेंस कम हुआ है, दहशतगर्दी इंतहा कम हुई है, ये आलाए कार बन सकता है सोशल मीडिया एक दफ़ा फिर इस आग को भड़काने के लिए। लेकिन इस वक्त आपको दिखाते हैं कि पब्लिक ओपिनियन सोशल मीडिया एडिक्शन के बारे में क्या है। क्या लोगों को ये मायूब लगता है कि उनके प्यारे, उनके बहन भाई, उनके घर वाले उनसे ज़्यादा सोशल मीडिया पे वक्त गुजार रहे हैं या नहीं? लेट्स टेक अ लुक एट व्हाट पीपल हैड टू से। किसी एक चीज़ के पीछे ना बंदे को टिकटॉक है या लाइक ही है, मतलब इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, तो इन चीज़ों से बंदे को थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। शौक के हद तक एक आधा घंटा आपने इस्तेमाल कर लिया, उसके बाद एक हद तक होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। एडिक्शन तो होना नहीं चाहिए, इंसान के अंदर खुद के अंदर कंट्रोल होनी चाहिए अपने ऊपर।
पहले बच्चे कबड्डी, कुश्ती, क्रिकेट, बास्केटबॉल, फुटबॉल करते थे, वो तंदुरुस्त होते थे, बीमारियाँ कम होती थी। अब आप सोशल मीडिया में देखें कई वीडियोस आ गए कि पबजी खेलते हुए बच्चा ज़हनी मरीज़ बन गया, हाथ उसके हिल रहे हैं। ना किसी को बराबर वाले को देखना, ना कोई रिश्तेदार, अजीज़, दोस्त, यार, बस मोबाइल से मतलब रखा हुआ है हर किसी ने। बच्चे हर वक्त मोबाइलों में लगे रहते हैं और जो है वो अपना बिल्कुल एक्टिविटी ख़त्म हो गई, स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ भी नहीं है। एक दिन तो मैंने अपने बच्चे को छत से बचाया, वो जो स्पाइडर उड़ता है तो वो भी कह रहा था मैं भी स्पाइडर हूँ, अगर मेरा हाथ नहीं पड़ जाता तो वो नीचे गिर जाता। आजकल के दौर में ये चीज़ें निकल आई, पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं थी, तो जाहिर सी बात है कोई ऐसे नहीं करता था। अब आजकल ये इस किस्म की चीज़ें इतनी निकल आई हैं, हर बंदा इसी में लगा हुआ है। अगर आज भी आप ये बिलीव करते हैं कि आप सोशल मीडिया से या अपनी डिवाइस की आदी नहीं हो चुके, बिल्कुल ऐसे जैसे एक एडिक्शन होती है, तो ज़रा थोड़ी देर के लिए अपना सेल फ़ोन अपने से दूर रख के देखिए, बल्कि उसको पावर ऑफ कर दीजिए और 1 घंटा इस्तेमाल ना कीजिए। अगर आपको वाकई अपनी कैफियत ऐसे लगने लगे कि आप मर जाएंगे, आपको बेचैनी हो रही है और आपको बस देखना है कि क्या हो रहा है सोशल मीडिया पे, देन यू आर डेफिनेटली एडिक्टेड। इसके अलावा जी बैलेंस, अब हर मोबाइल फ़ोन में आपको ये भी पता चलता है कि आपने दिन के कितने मिनट और कितने घंटे किस एप्लीकेशन पे खर्च किए। तो आप ज़रा देखिए और बताइए कि व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एक्चुअली आपके कितने दिन के मिनट और घंटे खा जाता है। इस पे बात मज़ीद भी करते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान और बात हो रही है कि किस तरह इस एडिक्शन को ख़त्म किया जा सकता है। अली, इट इज़ वर्किंग इन एन एडवांटेज फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। यानी लोग तो चाहते हैं शॉपिंग से लेके डाइनिंग से मूवीज़ तक हर चीज़ आप ऑनलाइन सर्विस इस्तेमाल करें, तो उनको तो अच्छा लगता है कि लोग एडिक्टेड हो जाएं। तो क्या हम इसको रिवर्स कर सकते हैं किसी तरह से? देखें, जब दुनिया में जब भी कोई काम किसी इंतहा को पहुंचता है तो उसका फिर उल्टा सर्कल घूमना शुरू हो जाता है। आने वाले वक्त में देखें सिद्रा, आने वाले वक्त में जो 3 डिजीज़ जो है इस वजह से बहुत ज़्यादा हमारे माशरे में आने वाली हैं। एक तो आंखें कमज़ोर होने वाली हैं, दूसरा ये जो बैकबोन का इशू है ये आ जाएगा, और तीसरी बात जो है जो स्ट्रेस है वो बहुत बढ़ जाएगा। आप गौर करें, जब भी कोई चीज़ किसी इंतहा को पहुंचता है तो वो रिवर्स लगता है। इसको रिवर्स ज़रूर लगेगा, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब लोग उकताहट का शिकार हो जाएंगे। और मेरे बहुत सारे दोस्त वो भी रहे हैं, कह भी रहे हैं कि ये एक फेक वर्ल्ड है और इस फेक वर्ल्ड से आपको बाहर आना पड़ेगा, नहीं तो आपके रिलेशन ख़राब हो जाएंगे, नहीं तो आपकी ज़िंदगी में स्ट्रेस, एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ती रहेगी। जैसे कि आप पहले फरमा रही थी कि जो मोदी जो कैंपेन्स कर रहे हैं, अब आप सिंपल सी बात है, आपके मुताबिक जो वीडियो किसी ने भी बनाई हुई है, जो पड़ी हुई है किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, सिर्फ आप उसको बूस्ट लगाना है। जैसे ही आप उसको बूस्ट लगाएंगे उसके फौरन से व्यूज जो हैं लाखों करोड़ों में बदल जाएंगे। पहले बहुत ज्यादा तरद्दुद करना पड़ता था, कैंपेन्स लॉन्च करने के लिए लोगों को इकट्ठा करना पड़ता था, प्ले कार्ड्स लिखवाने पड़ते थे, आर्टिकल्स लिखवाने पड़ते थे, बहुत सारे मीडिया में जाके लोगों को कैंपेन्स डिजाइन करनी पड़ती थी, बड़ा लॉन्ग और लेंथी प्रोसेस हुआ करता था। अब आपने जो भी एजेंडा अपना प्रमोट करना है, उसी एजेंडे के थाउजेंड्स ऑफ वीडियोज उसकी मौजूद हैं, हेट्रेड भी मौजूद है, उसके हक में भी मौजूद है। जो आपको आपके हिसाब से सूट करती है आप उसको फ्लोट करते जाएं, तो आपका एजेंडा जो है वो, और आप उसको बड़ा स्पेसिफिक भी कर सकते हैं। आप जियोग्राफिकली, एज वाइज अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हैं, किसको आपने टारगेट करना है, किस जबान में टारगेट करना है, किस वक्त टारगेट करना है। अच्छा उसामा, आपके ख्याल में जब ये चीज़ें इतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो चुकी हैं, इज इट एट अ फेज, जिस तरह हम एक ज़माने में कहते हैं कि सिगरेट्स बनाने वाली जो कंपनीज थी, टबैको कंपनीज, वक्त के साथ साथ लोगों में जब तब्दीली आई, लोगों ने इस बात को रियलाइज़ किया कि ये कितनी नुकसानदेह चीज़ है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता इन पे कदगन लगी। पहले सिगरेट्स के इश्तिहारात दिन रात चलते थे, अखबार में भी आपको नज़र आते थे, टीवी पे भी नज़र आते थे। पहले उन्होंने कहा कि जी आप रात 10 बजे के बाद इश्तिहार चलाएंगे ताकि यंगर ऑडियंस उसको ना देख सके। फिर आहिस्ता आहिस्ता वॉलंटरली टबैको कंपनीज ने कहा कि जी हम इश्तिहारात ही नहीं चलाएंगे। आपको लगता है कि ये जो पब्लिक सेंटिमेंट है, जब आप लोग डिजिटल बैलेंस की बात कर रहे हैं, एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को अकाउंटेबल ठहरा रहे हैं कि आपके यहाँ किस किस्म का पर्सपेक्टिव, हेट स्पीच तो नहीं आ रही है, पॉलिटिकल बायस तो नहीं आ रहा, तो अब इस पे रिस्पॉन्ड करते हुए इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस बदलेंगे?
जी बिल्कुल, हमने खासकर देखा है जब 2 साल पहले हमने कैम्ब्रिज एनालिटिका लीक्स देखे फेसबुक पे, जिसमें हमें पता चला कि फेसबुक के मिलियंस ऑफ यूजर्स का डेटा पीआर कंपनीज ने इस्तेमाल किया पॉलिटिकल मैनिपुलेशन के लिए। तो तब से जो है सोशल मीडिया कंपनीज पे जो अकाउंटेबिलिटी का प्रेशर है वो बढ़ता नज़र आ रहा है। अभी इस महीने भी हमने एक रिपोर्ट देखी है जिसमें हमें नज़र आता है कि फेसबुक का इस्तेमाल इथियोपिया में किया गया है हेट स्पीच में, जिसमें काफ़ी किलिंग्स हुई हैं। हमने म्यांमार में, बर्मा में देखा था कि सर रोहिंग्या पॉपुलेशन के खिलाफ जो है हेट स्पीच इस्तेमाल गई फेसबुक। सही। तो इसी तरह जो इन कंपनीज के जो एक्शंस हैं, अभी देखेंगे बड़ी मार्केट्स में पॉपुलेशन जिधर ज़्यादा है वहाँ मार्केट्स एंटर तो कर लेती हैं सोशल मीडिया कंपनीज और प्रॉफिट्स के लिए, लेकिन वो ये नहीं देखते कि उनके प्लेटफॉर्म का किस किस्म से इस्तेमाल किया जा रहा है, स्पेशली फॉर पॉलिटिकल एंड सोशल रीजंस, और जिसमें उसका फ्लैशबैक कितना आ रहा है और उसका इम्पैक्ट कितना ज़्यादा है। तो इसमें इसको कहते हैं ह्यूमन राइट्स इम्पैक्ट असेसमेंट, जो अक्सर बिजनेसेस करते हैं और करना चाहिए जब वो नए मार्केट्स में एंटर करते हैं, कि आपका ह्यूमन राइट्स इम्पैक्ट क्या होगा एक स्पेसिफिक मार्केट। और जहाँ तक बात है स्पेसिफिक यूज़र्स की एडिक्शन की, तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, जिसमें कुछ टूल्स आपके पास अभी मौजूद हो रहे हैं, जिस तरह स्क्रीन लॉक्स होते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप अपने फ़ोन में जो है एक सेटिंग लगा सकती हैं कि फेसबुक में दिन में सिर्फ आधा घंटा यूज़ करूँगा या 1 घंटा यूज़ करूँगा, उसके बाद आप पे लॉक आ जाएगा। आपने टाइम लिमिट सेट कर दी है अपनी मोस्ट यूज ऐप के लिए। लेकिन अच्छा, अक्सर जब हम एडिक्शन की बात करते हैं, येस वी नो कि यंगर ऑडियंस ज़्यादा वल्नरेबल होती है, लेकिन नीलम मुझे ऐसा लगता है कि अब जो ज़्यादातर लोग लोनली होते हैं, आपने जैसे खुद भी जिक्र किया था सीनियर सिटीजन्स का, एडल्ट का, जब आपकी रिलेशनशिप अगर फॉल अपार्ट कर रही है, आपको अपने पार्टनर से, अपने हस्बैंड से या वाइफ से आपको अटेंशन नहीं मिल रही, तब भी लोग सोशल मीडिया का रुख करते हैं कि अपनी वो जो फ्रस्ट्रेशन है या अनमेट नीड है वो अटेंशन कहीं और से उनको मिल जाए। तो हम सिर्फ और सिर्फ बच्चों पे फोकस ना करें, जो ग्रोन अप, जो एडल्ट्स हैं, मिड लाइफ क्राइसिस से कोई गुजर रहा है या सीनियर सिटीजन है, वो अगर अपने आप को एडिक्टेड फील कर रहा है तो वो क्या करें? देखिए, पहली बात तो ये है, कांट से कि सोशल मीडिया इज़ इन द सेम कैटेगरी एज एनी फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिस तरह की स्मोकिंग हो गई, राइट? क्योंकि स्मोकिंग जो है वो नेसेसिटी नहीं थी। अगर आप आईटी के बगैर सर्वाइव करने की बात कर रहे हैं तो दैट्स वेरी डिफिकल्ट, आपकी लाइफ बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं हमें सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पॉइंट आ जाता है कि हम उसको बैलेंस या उसको हम अपने लाइफ के हिसाब से मॉडरेट किस तरीके से कर सकते हैं, राइट? अगर आपकी कोई नीड्स अनमेट हैं और आपको लगता है कि सोशल मीडिया इज़ द राइट वे टू गेट दोज फुलफिल्ड, फेयर इनफ, लेकिन उसके अलावा और ऑल्टरनेट्स भी आपके पास होने चाहिए। दैट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि डिपेंडेंसी किसी भी एक चीज़ के ऊपर इज़ नॉट हेल्दी फॉर यू, और अपने लिए एक्सेप्टेंस मुश्किल हो जाती है। यानी इसके बहुत सारे डिफरेंट मैं कहूँगी कि जैसे हम फेस ऑगमेंटेशन की बात करते हैं, ब्यूटी इन्हांसिंग की बात करते हैं, आपको अपना चेहरा एक ख़ास फ़िल्टर के थ्रू देखने की, ख़ास लाइट में देखने की इतनी आदत हो जाती है कि उम्र के साथ, वक्त के साथ आप अपने आप में तब्दीली एक्सेप्ट नहीं कर पाते, या यू बिकम मोर वल्नरेबल। जैसे अभी नीलम बात कर रही थी कि सारी अटेंशन अगर सोशल मीडिया से मिल रही है, जब तक पॉजिटिव है तब तक तो ठीक है, जब नेगेटिव ट्रोलिंग शुरू हुई एंड पीपल हैव स्टार्टेड टू पिक ऑन यू, कई लोग उससे इतने दिल बर्दाश्ता होते हैं कि कोई इंतहाई कदम उठा लेते हैं। एक दूसरी चीज़ भी होती है जिसमें एक कंपैरिजन का एलिमेंट आता है। एब्सोल्युटली। अच्छा, ये भी बड़ा कहा जाता है कि आपका सोशल मीडिया आपका विजन बोर्ड होना चाहिए, अक्सर आप उसको देखकर अपनी ज़िंदगी को दूसरे लोगों की ज़िंदगी से कंपेयर ना करें। थैंक यू सो मच नीलम फॉर बीइंग हियर, उसामा एंड अली। वक्त का मुकाबला सख्त होता है, बट इट वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। उम्मीद करते हैं कि वीकेंड पे आप कुछ मीनिंगफुल करेंगे और अपना सारा वक्त सोशल मीडिया नहीं करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें, आपसे फिर पीर के रोज़ मुलाकात होती है। आई विल सी यू देन। खुदा हाफिज़।